हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निधि वर्मा और आपके एग्ज़ाम में, आपके नीट के एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा रह गया है। कम मीन्स लिमिटेड टाइम है कि आप इसमें पढ़ के सेलेक्ट भी हो सकते हैं। और अगर आप इसमें थोड़ा भी लेट करोगे, आप सोचोगे कि अभी बहुत टाइम बचा है, 1-2 महीने और मैं इधर-उधर कर लेता हूँ या फिर कर लेती हूँ, उसके बाद मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँगा। तो ऐसे बच्चों के लिए समझ लो कि कुछ नहीं हो सकता। आप जन में आओगे, दिसंबर में आपको याद आएगा कि अरे पढ़ना है, फिर वापस से वही डिप्रेशन, वही प्रेशर, वापस से सेम ईयर आपका रिपीट आपको करना पड़ेगा। आपके पास 2 चांस है, या तो इस बार मेहनत कर लो, अगर नहीं भी पढ़ा है, अभी पढ़ने से लग जाओ। बहुत सारे बच्चे हैं जो थोड़ा लेट स्टार्ट करते हैं लेकिन एक अच्छी रैंक लेकर के आते हैं। तो आपके पास टोटल 9 महीने अभी भी बचे हुए हैं। इसमें अभी आपका अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, टोटल 5 मंथ्स आपका इस साइड है और टोटल 4 मंथ्स आपके उस साइड है। ठीक है, तो टोटल इस वीडियो में हम लोग ये चीज डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करना है, कैसे टेस्ट देना है, कैसे रिवाइज करना है। हर एक चीज हम लोग एक एक सब्जेक्ट के हिसाब से डिस्कस करेंगे। जैसे कि फिजिक्स में कैसे करना है, केमिस्ट्री में कैसे करना है, बायोलॉजी में कैसे करना है। हर एक सब्जेक्ट को डिटेल में हम लोग समझेंगे कि कैसे कैसे किस किस सब्जेक्ट को लेके क्या अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 5 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस पे आपको ध्यान देना होगा कि जब तक कि सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तब तक कि आपको पता है सिलेक्शन से आपको कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करना होगा। सिलेबस कंप्लीट की एक डेट रखो कि अपना सिलेबस कंप्लीट होगा दिसंबर या जैन में। अगर आपने कभी लाइफ में ट्राई किया होगा तो आपको पता होगा एक एंड डेट की क्या वैल्यू होती है। अदरवाइज मेरे कहने पे कुछ ऐसा सेट करो, एक डेडलाइन सेट करो कि जैसे मान लो आज कल आपका 1 अगस्त है, तो ये सोचो कि कल के दिन मुझे अपने ये चैप्टर्स कंप्लीट कर लेना है या फिर ये टॉपिक कंप्लीट कर लेना है। अगर आप ऑलरेडी डिसाइड करोगे ना, अपने ब्रेन को ये सिग्नल दोगे कि ये बैरियर है, ये एक डेडलाइन है, मुझे इसको क्रॉस नहीं करना है, मुझे इसके पहले ही अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा, तो आपका दिमाग आपके सिग्नल को ले लेता है और उसी हिसाब से काम करेगा। अगर आपने बोल दिया कि 1 तारीख को मुझे अपना बायोलॉजी क्लासिफिकेशन चैप्टर कंप्लीट करना है, तो पूरा एफर्ट डालो उसे कंप्लीट करने का। और ध्यान रखना, आपका ब्रेन साथ देगा आपका। अगर आपने अपने ब्रेन को ये बात बोली ना कि मुझे ये चैप्टर है आज के आज कंप्लीट करना है, तो आपका ब्रेन आपका सपोर्ट करेगा। बट अगर आपने ये बोला ना कि अरे मैं कैसे करूंगा, ये चैप्टर तो बहुत बड़ा है, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है इस चैप्टर में, तो सेम आपका ब्रेन उस हिसाब से नेगेटिव थॉट्स लाने लगेगा। अरे इसमें तो लेक्चर भी देखना पड़ेगा, अरे ये तो होने वाला ही नहीं है, अरे ये तो बहुत टफ चैप्टर है, ऐसा करते हैं, इसको बाद में करते हैं। हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच रखो, एक डेडलाइन सेट करो। तो उसी लिए सिलेबस कंप्लीट करने के लिए एक डेडलाइन सेट करो, या तो दिसंबर या तो जनवरी। जनवरी तक मत जाना, कोशिश करना दिसंबर तक हो जाए, अदरवाइज जैन तक चलेगा तो भी ठीक है। आपके पास रिवीजन का 3 to 4 मंथ होना चाहिए, 3 से 4 महीने का रिवीजन होना चाहिए, तब जाके इंश्योर होता है कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, बायो आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए नवंबर एंड तक। किसी भी तरीके से, कोई भी एड़ी से चोटी का जोर लगाओ कि बायो आपका नवंबर में खत्म हो जाए, किसी भी तरीके से बायो खत्म हो जाए। देखो, आपको लग रहा होगा कि दीदी सिलेबस बहुत बड़ा है। एग्री, सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन आप अगर सोचोगे ना सिलेबस बहुत बड़ा है, तो सिलेबस आपको बड़ा लगेगा। थोड़ा स्मार्टली स्टडी करने का ट्राई करो। जहां पे आपको लगे वन शॉट दे के काम चल जाएगा, वहां पे वन शॉट दे के काम चला लो। भीड़ में मत भागो कि नहीं सबने बोल दिया है डिटेल लगाना है तो डिटेल ही लगाना है, इस तरीके से मत चलो। जो चैप्टर्स आपको लगता है आपका वन शॉट दे के काम बन जाएगा, उसमें सिर्फ वन शॉट देखो, बाकी टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जो चैप्टर्स मान लो आपको डिटेल में करने की जरूरत है, वहां पे आप डिटेल चले जाओ। देखो जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स वीक होगी बहुत सारे बच्चों की। फिजिक्स में तो आपको वैसे भी हर एक चीज डिटेल में करना है, बट बायोलॉजी आपका हाफ पार्ट भी बनाएगा, आपको 360 नंबर भी देके जाएगा आपके पेपर में, और प्लस इजी भी है। तो बायो ट्राई करो, आपका नवंबर से पहले आपका बायो कंप्लीट हो जाए। फिजिक्स केमिस्ट्री का अगर आप 80% भी क्लियर होगे ना, 70%, 80%, एटलीस्ट आपके ब्रेन पे कोई प्रेशर नहीं रहेगा कि सिलेबस कंप्लीट करना है। जहां आपको बायो हुई ना, जहां आपकी बायो हुई, जहां आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री के 30-40% हुए, आप एकदम कमांड में रहोगे। नेक्स्ट क्या करना है, डेली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, डेली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का डेली 10 to 10 क्वेश्चन आपके लगने ही चाहिए, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो। क्लासरूम के क्वेश्चन लगा रहे हो, डीपीपी के क्वेश्चन लगा रहे हो, कहीं के भी क्वेश्चन लगाओ, लेकिन 10 सवाल लगने चाहिए आपके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के। और बायोलॉजी के तो 20 से 30। बायोलॉजी 20 से 30 मैंने कम लिखा है, क्योंकि देखो आप कई बार ऐसा होगा कि आप डेली बायोलॉजी का क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो। मान लो आज आपने 2 दिन लगा के चैप्टर पढ़ा, करेक्ट, तीसरा दिन ले लो सवाल करने के लिए, 50 सवाल कर लो, 100 सवाल कर लो। बट फिजिक्स एक ऐसी चीज है जो कि आपको ही पता है आपकी वीक है। ठीक है, अगर आपकी फिजिक्स वीक है तो उसमें आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं ऐसा करता हूं कि मैं फिजिक्स आज कॉन्सेप्ट कर लेता हूं, मैं 3 दिन बाद इसका सवाल लगाऊंगा, भैया फिर तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। डेली फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करो डेली बेसिस पे। बायो का तो फिर भी आप चैप्टर कंप्लीट होने के बाद करोगे, देन इट्स ओके, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री का डेली क्वेश्चन सॉल्व करो।
खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। मैंने अभी लास्ट एक वीडियो डाला था, मैंने उसमें समझाया था कि अगर आप 3 घंटे पढ़ रहे हो तो ये मत सोचो कि कल से आप 14 घंटे पढ़ोगे। अगर आज आप 3 घंटे पढ़ रहे हो ना, तो आप ये प्लान करो कि कल से 4 घंटे पढ़ोगे। ये प्लान करो कल से साढ़े 3 घंटे पढ़ोगे। थोड़ा-थोड़ा खुद को इम्प्रूव करो। धीरे-धीरे अपने सिटिंग आवर्स को बढ़ाओ। खुद को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ मत कर दो। थोड़ा-थोड़ा खुद को इम्प्रूव करोगे ना, हर एक चीज़ पॉसिबल है। बट अगर आप ये सोचोगे ना कि एक ही दिन है, एक ही दिन में आपको तीर मार लेना है, तो ये सब पॉसिबल होता ही नहीं है ये सब। ठीक है? नेक्स्ट टेस्ट देना है, टेस्ट के एनालिसिस करना है। सिर्फ टेस्ट देना ही वहां तो सॉल्यूशन नहीं होता है। अगर आप उसके एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो टेस्ट देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो साथ ही साथ आपको टेस्ट की एनालिसिस भी करनी होगी। इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लेना। और एट द एंड आता है रिवीजन। सिलेबस कंप्लीट कर लिया, प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिया, टेस्ट दे लिया, रिवीजन ही नहीं किए। ये सारी चीजें ना, ये सारी चीजें एक साथ काम करेगी। कोई भी एक स्टेप अगर आपने छोड़ा तो आप रेस से बहुत दूर चले जाओगे। आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस हुई होनी चाहिए, आपका टेस्ट दिया होना चाहिए और आपके मल्टीपल रिवीजन होने चाहिए। मल्टीपल रिवीजन होने चाहिए। बहुत सारे बच्चे इस वजह से सिलेक्शन से रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने हर चीज किया है, बट या तो वो रिवीजन नहीं दिए या तो टेस्ट नहीं दिए। कुछ ना कुछ उनकी गलती रहती ही है, तभी वो रह जाते हैं। अब ये इतनी सी बात थी बेसिक सी। अब हम लोग एक एक सब्जेक्ट को लेके चलेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से सब्जेक्ट को लेके आपकी क्या क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो देखो, जैसे मान लो बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी में आपको क्या करना है, पहले तो आपको लेक्चर लगाना है। लेक्चर में भी अब कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे, जैसे मान लो बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको प्लांट फिजियो में प्रॉब्लम होती है, तो प्लांट फिजियो के लिए आप लेक्चर लगा लो। बट वहीं पे बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होंगे जो कि वन शॉट से काम चल जाएगा। माइक्रोब्स का चैप्टर है, वन शॉट से काम चल जाएगा। आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, वन शॉट से काम चल जाएगा। सिर्फ स्टार्टिंग का एक पैराग्राफ दिया गया है आर एच विटेकर वाले पेज से पहले वाले पन्ने पे, वहां पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। बाकी आपका वो भी वन शॉट से चल जाएगा। अगर आप वन शॉट लगा रहे हो ना, तो आपका वो चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, आपको पता करना होगा कि आपका कौन सा चैप्टर वीक है। ठीक है? ह्यूमन फिजियोलॉजी में स्टार्टिंग के जो 2-3 चैप्टर्स, एक्सक्रीशन हो गया, ब्रीदिंग हो गया, सर्कुलेशन हो गया, ये तीनों आपका वन शॉट से चल जाएगा। तो वन शॉट लगाओ, बायो में वन शॉट लगाओ। हर एक चैप्टर का डिटेल मत जाओ, क्योंकि भाई एक एक चैप्टर में 20-20 लेक्चर्स होते हैं। कैसे कंप्लीट कर पाओगे अपना सिलेबस? खुद से आप अपने दिमाग से सोचो। जेनेटिक्स में 20-20 लेक्चर्स होते हैं, टीचर 20-20 लेक्चर में कराएगा। कौन सी ऐसी जेनेटिक्स आप कर लोगे 20 लेक्चर में? देखो, हर टीचर अपना 100% दे रहा है, हर टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, करेक्ट। बट आपके पास जब टाइम ही नहीं है 20 लेक्चर अटेंड करने का, तो आप कहां से 20 लेक्चर अटेंड करोगे? एक जेनेटिक्स का 15 लेक्चर करो, मॉलिकुलर का 15 लेक्चर करो, भाई एक महीना तो ऐसा ही आपका हो गया लेक्चर कंप्लीट करने में। हाँ, तो जिस भी चैप्टर का अगर आपको लग रहा है डिटेल ले जाना है, तो उसका डिटेल जाओ। बाकी अगर वन शॉट से काम चला बायोलॉजी में, देन बहुत अच्छी बात है। ये लेक्चर कर लिया, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी को किस तरीके से एनसीईआरटी में अप्रोच रखो, एक पैराग्राफ एनसीईआरटी का किया, उसको कवर किया, कवर करने के बाद आंखें बंद, मेमोराइज करने का ट्राई करो। लिखना बहुत अच्छी बात है, लिख लिख के याद करो, बट अपने ब्रेन में भी थोड़ी चीजें भरने की आदत डालो। एक पैराग्राफ पढ़ा, आंख बंद करो, अब सोचो कि स्लाइम मोड्स था, स्लाइम मोड्स में कौन कौन सी चीजें थी, यूग्लिनोइड्स था, यूग्लिनोइड्स में कौन कौन सी चीजें थी, आर्की बैक्टीरिया था, आर्की बैक्टीरिया में कौन सी 5 चीजें लिखी थी, कहां कहां सर्वाइव कर सकता है, किस तरीके का उसका न्यूट्रिशन था, क्या बोला जा रहा है ना। ये सारी चीजें अपने ब्रेन में लाना स्टार्ट करो। इस तरीके से आप बायो पढ़ोगे ना, तो आप बायो में 360 में 360 करेक्ट करके आओगे। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। 100 क्वेश्चन होने चाहिए मिनिमम हर एक चैप्टर से। और जिस भी सवाल में आपको गलत हो जाए, कोई क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, तो उसको तुरंत वहीं का वहीं हाईलाइट कर दो। और जब आप रिवीजन करने जाओगे ना, तो ये जो हाईलाइटेड वाले क्वेश्चन है, इस पे आपका ध्यान जाएगा। ठीक है? बाकी नेक्स्ट डे रिवीजन बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप जितना रिवाइज कर सको उतना रिवाइज करो। आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, दीदी मैं कैसे रिवाइज करूं, क्या अप्रोच रखूं। आपको जब उठो, टाइम है, रिवाइज कर लिया, बुक खोला, रिवाइज कर लिया, जो चैप्टर मिला रिवाइज कर लिया। सिंपल सा फंडा रखो। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब मन करे तब रिवाइज कर लो। ठीक, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आज रिवाइज कर सकते हैं, कल नहीं। डेली रिवाइज करो, डेली डेली होना चाहिए। ठीक है? अगर इसके बाद बात करी जाए बायोलॉजी में, और उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट दो, या फिर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो कि यूनिट वाइज टेस्ट भी कराते हैं, उसको भी ज्वाइन कर लोगे, वहां से भी आपको फायदा मिल सकता है। ठीक है? यूनिट वाइज टेस्ट आपको वहां से मिल जाएगा। बाकी अगर आपको यूनिट वाइज टेस्ट का पेपर चाहिए होगा, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से हम ट्राई करेंगे कि आपको अरेंज करके दे दें। बाकी फिर आपको डेली रिवीजन करना ही होगा। मल्टीपल टाइम आपकी एनसीईआरटी रीडिंग होनी चाहिए। अगर आपने इतनी चीजें कर ली बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में आपका 90 में से 90 क्वेश्चन डेफिनेटली सही हो जाएंगे। लेक्चर लगाओ, डिटेल लगाओ या वन शॉट लगाओ, ये आप पे डिपेंड करेगा। एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, फिर टेस्ट देना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना होगा, मल्टीपल टाइम एनसीईआरटी को पढ़ना होगा, तब जाके बात बनेगी। और बायो में 90 में 90 क्वेश्चन लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, अभी आपके पास टोटल 9 मंथ्स का है।
ठीक है, अभी आपके पास टोटल 9 मंथ्स का टाइम है, तो 9 मंथ्स में बहुत अच्छा कर लोगे अगर चाहोगे तो। नेक्स्ट अगर बात की जाए फिजिक्स की, फिजिक्स में क्या करना है, तो फिजिक्स में सबसे पहले तो आपको डिटेल लेक्चर लगाना है। अब जैसे देखो बायो में चला गया ठीक है, वन शॉट चला गया, बट फिजिक्स में ये मत सोचने लगना कि चलो मैं इसमें भी वन शॉट कर लेता हूँ। अगर आपकी फिजिक्स वीक है तो वन शॉट में मत जाना, डिटेल लेक्चर जाओ। जब आप डिटेल लेक्चर करोगे ना, तो हर एक कॉन्सेप्ट के बाद मास्टर 3 से 4 क्वेश्चन लगाते हैं। तो ये जो 3 से 4 क्वेश्चन होंगे ना, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इस 3 से 4 क्वेश्चन को आपको रट लो, समझ लो, जो मन करे वो कर लो। ठीक है, तो क्लासरूम के क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, और यही सेम चीज मैं आपको बताऊंगी ऑर्गेनिक में और फिजिकल केमिस्ट्री में, कि फिजिक्स में क्लासरूम के क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो क्लासरूम में कराए जाते हैं, उसको मल्टीपल टाइम, जैसे मल्टीपल टाइम मैंने बोला एनसीईआरटी रीड करनी है, उसी तरीके से फिजिक्स हो, फिजिकल केमिस्ट्री हो या आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, तीनों में आपको मल्टीपल टाइम क्लासरूम के क्वेश्चंस को रिवाइज करना होगा। फिर आएगा आपका डीपीपी। अब आपको डीपीपी लगाना होगा। इसके बाद मॉड्यूल, कोई भी आप मॉड्यूल आपके पास होगी, आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखा होगा, वहां का मॉड्यूल ले लो या फिर किसी बुक का क्वेश्चन उठा लो, ये इसको करो, उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट दे दो। फिजिक्स में नहीं समझ में आ रहा कहां से स्टार्ट करें, फिजिक्स आपकी एकदम, अगर आप फिजिक्स में एकदम ही आपके फिजिक्स वीक है, बेसिक करो, वेक्टर करो, इसके बाद मैकेनिक्स थोड़ा टफ हो जाएगा, इसके तुरंत बाद आप मॉडर्न उठा लो। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि फिजिक्स आपकी एकदम ही वीक है, तो आप इसके बाद मॉडर्न उठा लो। ठीक है, बेसिक, बेसिक के बाद वेक्टर, वेक्टर, वेक्टर के बाद देखो या तो आप मॉडर्न उठा लो, हीट उठा लो, रेज उठा लो, कोई भी, ये तीनों में से कोई भी उठा लो। अदरवाइज 12th का पोर्शन उठा लो, वो भी बहुत इजी है। इलेक्ट्रो उठा लो, मैग्नेट का कोई भी चैप्टर उठा लो। मैकेनिक्स थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, अगर आप फिजिक्स में वीक हो तो इस तरीके से जा सकते हो। नेक्स्ट केमिस्ट्री की अगर बात की जाए, तो केमिस्ट्री में अपने पास 3 ऑप्शन है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, फिजिकल चलेगा आपका किसके जैसा, सबसे पहले ये देख लो, फिजिकल करो तो सबसे पहले मोल करो, इनऑर्गेनिक करो तो पीरियोडिक केमिकल बॉन्डिंग आपके हाथ में होना चाहिए, ऑर्गेनिक आईयूपीएसी एंड आइसोमेरिज्म। आप ऐसा भी कर सकते हो, जो अगस्त का महीना होगा, अगस्त के महीने में आप ये टोटल 5 चैप्टर्स अपने हाथ में कर लो। ऐसा कर सकते हो, मैंने ये नहीं कहा ऐसा ही करना, बट आप ऐसा कर सकते हो कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, आपके पास अगस्त में टोटल 5 चैप्टर हैं, पीरियोडिक, केमिकल, आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म, मोल, मतलब जो भी आपके बेसिक बेसिक चैप्टर्स है केमिस्ट्री के, पांचों चैप्टर्स, 5 के 5 चैप्टर्स को निपटा डालो। उसके बाद आपके पास बचेगा 4 महीना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। उसमें आपको या फिजिकल पहले कर लो, या आप इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक कोई भी पहले कर लो, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इतना बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है आपके केमिस्ट्री का। इसके बाद फिजिकल आपका एकदम चलेगा फिजिक्स के जैसा, सबसे ज्यादा फोकस करना होगा आपको क्लासरूम के क्वेश्चंस के ऊपर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद आपको डीपीपी करना होगा, मल्टीपल मॉड्यूल के क्वेश्चंस करने होंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना होगा। इनऑर्गेनिक को एकदम बायो के जैसा लेके चलना है, जितना ज्यादा रिवाइज कर सकोगे उतना ज्यादा बेटर होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, क्लासरूम में देखो, क्लासरूम में जब भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, तो उसमें आपको पता होगा कि कई सारे स्ट्रेंथ बताए जाते हैं, एसिडिटी बताई जाएगी, बेसिसिटी बताई जाएगी, तो हर एक चीज जब भी बताया जाएगा, तो वहां पे जैसे मान लो ये कोई स्ट्रक्चर है, ये 4 ऑप्शंस दिए गए, तो यही भी मार्क मत करने लगो, नीचे लिखो 1 2 3 4। अब ये असेंडिंग ऑर्डर मांगा, डिसेंडिंग ऑर्डर मांगा, अब ये इसमें टिक करो। इसमें क्यों नहीं टिक करना है आपको क्वेश्चन में, ताकि जब आप वापस से उसको चेक करने जाओ, दोबारा जब आप रिवाइज करने जाओ, तो क्वेश्चंस को, आंसर को कवर करो, क्वेश्चंस को चेक करो कि अच्छा इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ किस तरीके से होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, इस तरीके से अप्रोच रखोगे तब काम चलेगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मैंने आपको बता दिया है कि ज्यादा से ज्यादा क्लासरूम के जो नोट्स हैं, ज्यादा से ज्यादा उस पर फोकस करो, क्लासरूम के नोट्स पे, वो उससे आपकी पकड़ नहीं छूटनी चाहिए क्लासरूम के नोट्स से। तो इतनी सी बात थी आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की। आई होप आपको हर एक चीज समझ में आया होगा। मैं आपको एक बार समराइज कर देती हूँ। बायो में एनसीईआरटी को पकड़ लो। एनसीईआरटी पढ़ना कैसे है, जो चैप्टर आपको आसान लगे उसका वन शॉट लगा लो, जो चैप्टर टफ लग रहा है उसका डिटेल लगा लो। एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, एक पैराग्राफ पढ़ा, उसको कवर किया, अब रिकॉल करने का ट्राई किया करो कि क्या क्या पढ़ा है। हर एक चैप्टर से 100 क्वेश्चन लगाने का कोशिश करो। फिजिक्स में क्या करना है, बेसिक से स्टार्ट करो, बेसिक वेक्टर, उसके बाद या तो मॉडर्न ले लो, या तो हीट ले लो, या तो रे ले लो, या तो 12th का पोर्शन ले लो, कोई भी। ये इजी वाले की मैंने बात की। अगर आप फिजिक्स में एकदम ही आपको फिजिक्स नहीं समझ में आती है, तो आप यहाँ से जा सकते हो। और इसके अलावा क्लासरूम के क्वेश्चन से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना, वहां पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने आपको ये बोला है, सॉरी केमिस्ट्री में मैंने आपको ये बोला है कि जो अगस्त का महीना है, उसमें आपने केमिस्ट्री का बेस क्लियर कर सकते हो आप, कि जो 5 बेसिक चैप्टर्स हैं आपके केमिस्ट्री के, उन 5 चैप्टर्स को आप सबसे पहले कर लो। उसके बाद जो बचेगा आपका, जो भी आपका फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का पोर्शन बचेगा, फिर आप एक एक को उठाना, आपके पास 4 महीना बचेगा, एक एक को उठाना, खत्म करते जाना। देखो देखो बेटा, मैं आपको एकदम सच बता रही हूँ कि 5 महीने हैं आपके पास, ठीक है, दिसंबर तक 5 महीने आपके पास। जैसे मैंने आपको बोला, अगस्त में केमिस्ट्री के सारे बेसिक चैप्टर निपटा लो, उसके बाद आप बचेंगे आपके पास 4 महीने। 4 महीने में आप ऐसा भी कर सकते हो कि
मतलब 1 महीने में 1 कर लो। अगर आपकी ऑर्गेनिक ईज़ी है, 1 महीने में ऑर्गेनिक कर लो, 1 महीने में और इनऑर्गेनिक कर लो, 2 महीने में फिज़िकल कर लो या फिर 1 महीने में फिज़िकल कर लो, बाकी 1 महीने में जो तीनों का बैकलॉग बचा है, जो-जो चैप्टर्स बचे हैं उसको निपटा लो। अप्रोच अपना ठीक करो, सोचने का तरीका थोड़ा बढ़ाओ, ये मत सोचो देखो जितना ज़्यादा ये सोचोगे ना कि अरे टाइम ही चला गया है, टाइम कम बचा है, अरे मुझे रिवीज़न ही करना नहीं आता, अरे मेरा बैकलॉग हो गया। देखो प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ़ में मैं आपको सिर्फ़ एक लाइन बोलूँगी कि प्रॉब्लम्स हर किसी इंसान की लाइफ़ में है। आगे वो जाता है जो प्रॉब्लम्स पे नहीं सॉल्यूशन पे ध्यान देता है। अच्छा ठीक है, रिवीजन करना है, कर लेंगे। बैकलॉग आ गया है, कोई बात नहीं, बैकलॉग क्लियर कर लेंगे। जितना सोचोगे ना कि अरे यार बैकलॉग आ गया, कैसे क्लियर करना है? अगर आपको नहीं भी पता है ना कि बैकलॉग कैसे क्लियर करना है, मुझसे हेल्प ले लो, मुझसे पूछो कि दीदी कैसे करना है? टेलीग्राम जॉइन कर लो, वहाँ पे जाके कमेंट कर दो। वो भी नहीं करना, वीडियो के ही कमेंट सेक्शन में जाके आप बोल सकते हो कि दीदी मेरा बैकलॉग है, मुझे नहीं पता कैसे क्लियर करना है, किस तरीके से रिवाइज करूँ, क्या अप्रोच रखूँ? कोई भी चीज़ चाहिए, आप मेरी हेल्प ले सकते हो। पढ़ाई में जितनी मुझसे बन पड़ेगी मैं उतनी आपकी हेल्प करूँगी और उतना ही चाहिए भी होता है। इतनी सी बात रही, सिलेक्शन लेना इतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं है जो जीनियस है वही सेलेक्ट होगा। जो बिलो एवरेज बच्चा भी होगा ना, वो भी अपने हार्ड वर्क से उन जीनियस बच्चों को बहुत पीछे छोड़ सकता है। और ये कोई लाइन वाइन नहीं है, कोई मोटिवेशनल यहाँ पे ना मैं स्पीकर हूँ, ना मैं आपको ऐसे कोई कुछ मोटिवेट कर रही हूँ। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। डेली की गई मेहनत बहुत रंग लेकर के आती है। जो इंसान डेली मेहनत करता है ना, वो बहुत आगे जाता है। ठीक है? और ये रही सारी बात इस चीज़ की। बाकी अगर आपको मेंटरशिप लेना है, मैंने अपना पर्सनल मेंटरशिप लॉन्च किया हुआ है, तो वहाँ वो भी आप जॉइन कर सकते हो। बाकी अगर आपको मेंटरशिप के बारे में कोई भी डिटेल चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं। बाकी लिंक आपको इसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेंटरशिप में होता क्या-क्या है, आप मुझसे डेली कनेक्ट रहोगे। अब डेली कनेक्ट नहीं, ये नहीं कि हम लोग दिन भर बैठ के पंचायत लगा रहे हैं। डेली आपको एक टारगेट दिया जाएगा, आपको वो टारगेट कंप्लीट करके मुझे अपडेट करना होगा। नहीं भी कंप्लीट हुआ है, आप मुझे रीज़न बताओ और फिर जेन्युइन रीज़न होना चाहिए। फिर हम लोग ट्राई करेंगे कि उसको किस तरीके से कंप्लीट किया जा सकता है। आपका टेस्ट है उसको हम लोग टारगेट करेंगे, उसके हिसाब से पढ़ाई करेंगे। मतलब जितनी भी हेल्प हो सकती है उस टाइम पे मेंटरशिप में उतनी हेल्प आपकी की जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि 15 दिन में हम आपसे बात करेंगे, 1 हफ्ते में आपसे बात करेंगे। हम डेली आपसे कनेक्ट रहेंगे। डेली आप मुझे कॉल करोगे एक टाइम पे आपको टारगेट दिया जाएगा। दूसरे टाइम पे आप मुझे अपडेट करोगे कि हाँ दीदी ये चीज़ें मेरी हो चुकी हैं। अगर आपको मेंटरशिप जॉइन करना है तो यकीन मानो मैंने भी इधर-उधर बहुत बहुत जगह का मेंटरशिप देखा है बट इससे बेस्ट मेंटरशिप आपको कोई नहीं देने वाला है। हम बहुत सारे कोर्सेज़ लॉन्च कर सकते थे, लेकिन मेंटरशिप एक ऐसी चीज़ है जो कि आप बहुत छोटे हो, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये बात मुझे समझ में आई है, जितना मैंने बच्चों से बात किया है। तो अगर आपको जॉइन करना है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जॉइन कर लीजिए और कोई भी प्रॉब्लम आता है तो या तो कमेंट में बता दो, अदरवाइज़ टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए, वहाँ पे भी आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू। पढ़ाई करते रहो और खुश रहो।